बात है साल 1193 की। आग के साए में पूरा महाविद्यालय धू धू कर चल रहा था। चारों तरफ तबाही का ऐसा खौफनाक मंजर फैला था जिसमें मंदिर, मोनेस्ट्रीज और कई पुस्तकालय धू धू कर चल रहे थे। बाकी हिस्सों में लगी आग तो कुछ दिनों में ही बुझ गई, लेकिन वहाँ के पुस्तकालय की आग इतनी भयंकर थी जो कि 3 महीनों तक चलती रही। करीब 90 लाख ग्रंथ और पुस्तकें, जिनमें आयुर्वेद से लेकर अंतरिक्ष तक की सभी जानकारी थी, धू धू कर इस पुस्तकालय में जल गईं। और इन सभी के पीछे था एक जालिम शासक जिसकी असुरक्षा की भावना और मूर्ति पूजकों से नफरत ने इस विश्वविद्यालय को राख के ढेर में बदल दिया। ये कहानी है नालंदा महाविहार यानी नालंदा यूनिवर्सिटी की। आज के समय में लाखों विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए भारत छोड़ के बाहरों की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं हजारों साल पहले कहानी कुछ और थी, जहां हर साल लाखों विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए भारत आया करते थे। तब शिक्षा का मुख्य केंद्र कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। ये यूनिवर्सिटी प्राचीन समय में भारत की ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें ज्ञान का असीम भंडार हुआ करता था। ये यूनिवर्सिटी लगभग 57 एकड़ एरिया में फैली हुई थी, जिसमें लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मैथमेटिक और मेडिसिन जैसे कई विषय पढ़ाए जाते थे। जहां स्टूडेंट ज्ञान की खोज में चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, जापान, पर्शिया, तुर्की और अन्य कई देशों से खींचे चले आते थे। काफ़ी बड़े एरिया में फैले हुए इस यूनिवर्सिटी में करीब 8 कंपाउंड थे, जिसमें मंदिर, मोनेस्ट्रीज, क्लासरूम, हॉल्स, स्तूप, डॉर्मेटरीज, लेक्स और पार्क थे। 1500 साल पुराना ये विश्वविद्यालय लाल ईंटों से बनाया गया था और इसकी बनावट को बहुत ही खास तरीके से बनाया गया था। लेकिन इन सब में यहाँ का मुख्य आकर्षण थी यहाँ की लाइब्रेरी, जिसे उस समय धर्मगज कहा जाता था। ये लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि यहाँ पर करीब 90 लाख पुस्तकें और ग्रंथ मौजूद थे। कहा जाता है कि ये विश्वविद्यालय एक आम के बगीचे पे बनाया गया था, जिसको कई सारे व्यापारियों ने उपहार के रूप में दिया था। गौतम बुद्ध ने करीब यहाँ पर 3 महीनों तक बौद्धिज्म के ज्ञान को सभी लोगों में बांटा और तब धीरे धीरे ये जगह बौद्धिज्म के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। चाइनीज ट्रैवलर ह्यूंग सांग के मुताबिक 5वीं सदी में गुप्त डायनेस्टी के राजा शक्रादित्य ने इस महाविद्यालय का निर्माण कराया था। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले सभी अध्यापक अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे। कहा जाता है कि आर्यभट्ट, जिन्हें फादर ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने शून्य की खोज करी थी, वो 6वीं शताब्दी में इस विद्यालय के मुखिया हुआ करते थे। 7वीं शताब्दी में जब नालंदा विश्वविद्यालय चारों तरफ मशहूर था, तब एक चाइनीज स्कॉलर ह्यूनसांग नालंदा आए और उन्होंने बुद्धिज्म और मिस्टिसिज्म के लिए इस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। ह्यूनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तकों में उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया है कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र और 2,000 अध्यापक हुआ करते थे। 10 साल तक काफी ज्ञान अर्जित करने के बाद ह्यूनसांग अपने द्वारा लिखी गई पुस्तक और कई सारे अन्य पुस्तकों को लेकर अपने देश वापस लौट गए। कहा जाता है यूं तो नालंदा पर कई बार हमले हुए, लेकिन हर बार नालंदा विश्वविद्यालय उतनी ही मजबूती से उभर कर वापस आया। नालंदा विश्वविद्यालय ने करीब 800 सालों तक भारत समेत पूरी दुनिया में अपनी ज्ञान की रोशनी फैलाई। लेकिन इन सभी हमलों में एक हमला ऐसा था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय के इस रोशनी को अंधेरे में बदल कर रख दिया। ये वो दौर था जब बख्तियार खिलजी भारत आया। अफगानिस्तान से बख्तियार खिलजी पहले दिल्ली और फिर अवध में काम के सिलसिले से आया था, लेकिन वहां उसे कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई। फिर उसने बीते कुछ सालों में उसने अवध रीजन की सेना में अपनी जगह बना ली। इस दौरान उसने कई युद्ध लड़े। फिर उसके बहादुरी के चर्चे सुन उसे अवध के कमांडर के नीचे सेना का मुखिया बना दिया गया और उसे बिहार के बॉर्डर पे मौजूद 2 गांवों को संभालने का काम दिया गया। और फिर उसने बिहार के अलग अलग हिस्सों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। मगर इसी दौरान खिलजी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई और फिर उसने कई अलग अलग हकीमों से अपना इलाज करवाया, लेकिन उसके हाथ चारों तरफ से सिर्फ निराशा ही लगी। तब किसी ने बताया कि उसकी इस बीमारी का इलाज केवल एक ही इंसान कर सकता है और वो हैं नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद डिपार्टमेंट के प्रमुख आचार्य श्री राहुल भद्र। खिलजी ने सोचा जब उसके धर्म के लोग ही उसका इलाज नहीं कर पाए, तब एक दूसरे धर्म का काफिर भला उसका इलाज कैसे कर सकता है। लेकिन फिर भी खिलजी आचार्य श्री राहुल भद्र जी से मिलने के लिए नालंदा पहुंचा और उसने आचार्य को चुनौती दी कि अगर वो इतने ही ज्ञानी हैं तो वो उसे बिना हाथ लगाए और बिना कोई दवाई दिए ही ठीक करें। आचार्य राहुल भद्र जी ने उसकी ये चुनौती स्वीकार की और उन्होंने उसे कुरान की एक किताब देते हुए कहा
कि इसका पाठ करने से आपकी हालत में सुधार आएगा। अब खिलजी नियमित रूप से कुरान को पढ़ने लगा। वहीं देखते देखते अब धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आने लगा। वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा था कि आचार्य श्री राहुल भद्र जी ने कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी और उसका नियमित पाठ करने से खिलजी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। आमतौर पर अगर कोई मरीज किसी लंबी बीमारी से लौटकर वापस आता है तो वो डॉक्टर को धन्यवाद करता है, लेकिन उसके विपरीत खिलजी नफरत और जलन से भर गया कि उसकी बीमारी जब उसके धर्म के हकीम लोग ठीक नहीं कर पाए तो वहीं दूसरे धर्म के काफिर ने उसका इलाज कैसे कर दिया, और इसीलिए उसने ये ठान लिया कि वो इस ज्ञान के सागर का ही अंत कर देगा। खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में अपने सैनिकों के साथ हमला कर दिया और नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। महाविद्यालय में लगी इस भीषण आग में हजारों टीचर, हजारों स्टूडेंट्स और मॉन्क्स की मौत हो गई और ये महाविद्यालय अपने संपूर्ण ज्ञान को समेट इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई। अब 1811 से लेकर 1812 के बीच इस कहानी में एक नया मोड़ आया। जब एक खोजकर्ता ने इस साइट का सर्वे किया तब उन्हें वहां पर बौद्धिज्म के कुछ अवशेष मिले और फिर वहां पर खुदाई और खोज का काम स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये स्पष्ट हुआ कि ये वही जगह है जहां पर चाइनीज ट्रैवलर हिन स्वांग ने अपने द्वारा लिखी गई पुस्तक में वर्णन किया था। अब इस बात की पुष्टि करने के लिए एएसआई ने इस इलाके में खुदाई करना शुरू किया और आखिरकार 1115 में वहां 11 मोनेस्ट्रीज और 6 मंदिरों को खोजा गया और साथ ही एक पैसेज भी मिला जिसकी चौड़ाई थी करीब 30 मीटर। उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया गया कि जितने बड़े एरिया में इसकी खुदाई की जा रही है, दरअसल ये विश्वविद्यालय उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। बीते सालों में वहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वहाँ तांबे की प्लेटें और बौद्धिज्म से जुड़े काफ़ी अवशेष मिले, लेकिन ऐसा माना जाता है कि आज भी इस महाविद्यालय का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलना अभी भी बाकी है। साल 2006 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस महाविद्यालय के पुनर्निर्माण पर प्रस्ताव रखा था और फिर साल 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया और फाइनली सितंबर 2014 में 800 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस यूनिवर्सिटी के द्वार स्टूडेंट्स के लिए दोबारा खोल दिए गए। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या नालंदा यूनिवर्सिटी अपना वही वर्चस्व दोबारा कायम कर पाएगा? आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।